सर्वे भी ना मैम, आप लोगों तक मेरी ध्वनि पहुंच रही है या नहीं, मुझे एक बार बताइएगा। मुझे तो दिख रहा है कि हाँ, मेरी ध्वनि पहुंच रही है आप लोगों तक। फटाफट से कमेंट कर दीजिएगा। और देखो, अभिलेख को पढ़ना है, कल की कक्षा के लिए क्षमा चाहूँगा आप लोगों से। चलिए। ऑडियो वीडियो ठीक है ना पूरी तरह से? फटाफट से सूचित कर दीजिए विद्यार्थियों, कमेंट एकदम कर दिया करो। आप लोगों की तरफ से टाइम लगता है तो आपको दिक्कत ज़्यादा होगी, मुझे भी होती है। आपको भी दिक्कत होगी, मुझे भी दिक्कत होगी, ज़्यादा समय खराब होगा हमारा तो। ठीक है। हाँ जी। देखो विद्यार्थियों, अभिलेख को लेकर के ना छोटा सा विषय है। और अगर आप लोगों ने वो यूट्यूब वाली कक्षा देखी हो। अनिल कुमार जी, एक बार बाद में बात कर पाएंगे इस पे ना, अभी पढ़ लेते हैं पहले, फिर इसके बाद बात कर लेंगे। मैं कह रहा था आप लोगों को, अभिलेख एक ऐसा विषय है जिसको आप दो कक्षाओं में पढ़ करके पूरा कर सकते हैं। एक कक्षा में भी कर सकते हैं, अगर आप लोग खुद से पढ़ेंगे तो एक कक्षा में भी हो जाएगा, जैसा आप लोग कहेंगे वैसा कर लेंगे हम लोग जो है। और ये कन्फर्म है कि क्या प्रश्न बनना है, और इसको याद करना देख पाना भी आसान काम है। ठीक है, बहुत कुछ कठिन काम है नहीं इसमें। तो ये आप लोगों के ऊपर निर्भर करता है कि आप अगर उसको ठीक से पढ़ते हैं तो। ठीक है। अभिलेख को पढ़ाने से पहले मैं आप लोगों को दो रोचक जानकारियां देता हूं अभिलेख को लेकर के, जो आप लोगों को अभी तक नहीं होंगी। ठीक है। एक पुस्तक है, आपको थोड़ा देखने में दिक्कत हो रही होगी। इंडियन एपिग्राफी, पैलेग्राफी एंड क्रोनोलॉजी, भारतीय अभिलेख शास्त्र, पुरालिपि शास्त्र एवं कालक्रम पद्धति। ये पुस्तक लगाई गई है, जो अभी नया पाठ्यक्रम लाया गया था एनसी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, एनईपी के तहत जो नया पाठ्यक्रम बनाया गया था। न्यू एजुकेशन पॉलिसी का नया पाठ्यक्रम बनने के बाद वो सभी विश्वविद्यालयों में लागू हुआ। डॉक्टर अमिता शर्मा जी दिल्ली विश्वविद्यालय में कोई पढ़ाती होंगी शायद। उन्होंने ये लिखा है पुस्तक। और इस पुस्तक में आप लोगों को एक प्रश्न का उत्तर मिलेगा जो कि इस बार पूछा गया है। ठीक है। देखो, अभिलेखों के प्रकार। प्राचीन भारत के धर्मशास्त्र ग्रंथों में लेख्यों के प्रकारों के विषय में विस्तृत विवेचन प्राप्त होता है। स्मृति चंद्रिका में कहा गया है, यह प्रश्न यहां से बना है विद्यार्थियों, है ना, हम ढूंढ रहे थे ना कहां से बना, कहां से बना, कहां से बना। स्मृति चंद्रिका में कहा गया है कि लौकिक व राजकीय भेद से लेख्य दो प्रकार के होते हैं। राजकीय लेख्यों को पुनः चार भागों में विभाजित किया जाता है। शासनम प्रथमम ज्ञेयम जयपत्रम तथा परम, आज्ञा प्रज्ञापन पत्रे राजकीयम चतुर्विधम। चार प्रकार के जो है वो अभिलेख होते हैं, ये वाले। तो लौकिक और राजकीय लेख, राजकीय लेख जो है, एक तो शासन होता है, दूसरा कोई शासन की कोई बात कहनी हो वो, दूसरा कोई जयपत्र हो, है ना, किसी ने कोई किसी पर विजय प्राप्त की है, या फिर कोई जो है वो कोई आज्ञा पत्र प्रदान करना हो, आज्ञा प्रज्ञा कुछ भी ऐसी देनी हो तो, या फिर कोई राजकीय कार्य विषयक हो। चार प्रकार का जो है वो राजकीय लेख्य होते हैं। लेकिन आप लोगों के प्रश्न का उत्तर समाधान नहीं हुआ है अभी। अभिलेखों के विषय के अनुसार विद्वानों ने अभिलेखों का वर्गीकरण इन शीर्षकों के अंतर्गत किया है। व्यापारिक अभिलेख, तांत्रिक अभिलेख, धार्मिक और शिक्षात्मक अभिलेख, शासन विषयक अभिलेख, प्रशस्ति परक अभिलेख, पूजा या समर्पणात्मक अभिलेख, दान विषयक अभिलेख, स्मारकीय अभिलेख, साहित्यिक अभिलेख। 9 प्रकार के अभिलेखों में इसको बांटा गया है। ठीक है। तो ये जो है वो 9 प्रकार के अभिलेख इसके बांटे गए हैं। ऐसे ही मैं जब आप लोगों की कल कक्षा लेने वाला था, तो उससे पहले जब मैं पुस्तकों को देख रहा था, मैंने कहा क्या कुछ और पढ़ सकते हैं इसको लेकर के, तब ये मुझे दिखा था। तो
एक तो ये बात हुई अभिलेख को लेकर के। दूसरा, थोड़ी सी और जानकारी आप लोगों को, 9 प्रकार का, पर ये बेतुका सवाल है, इस सवाल को चैलेंज किया जा सकता है जो अभी आप लोगों को पूछा गया था। इस सवाल को पूरी तरह से चैलेंज किया जा सकता है कि क्या आधार है इस बात को कहने पर। किसी विद्वान ने 9 कहा, मैं 10 कह दे रहा हूं, कर लो क्या बिगाड़ोगे, है ना। और जिसने 9 कहा है वो मेरे सामने आकर के कह दे कि 8 नहीं है, 9 है, 9 नहीं है, 11 नहीं है, 9 है। तो ये बेतुका सवाल है, वैसे इस सवाल को पूछा नहीं जाना चाहिए था। और वो जो स्मृति चंद्रिका का उदाहरण दिया हुआ है, ये कहीं पढ़ाया नहीं जाता, या तो ये कहीं पढ़ाया जाता हो, कोई आपके पाठ्यक्रम की पुस्तक हो, उस पाठ्यक्रम की पुस्तक में कोई विषय आया हुआ हो, तब ये प्रश्न जो है वो गलत है। मतलब मेरा अपना विचार है, जितनी जानकारी मुझे से अभी तक है तब तक। रिंकी कह रही है मैंने पिछले 1 वीक से कोई पढ़ाई नहीं की, अब क्या करूं। रिंकी अभी क्या कर सकते हैं इसमें, मैं पढ़ा रहा हूँ, पढ़ाते समय आप लोग जो है, और इसमें क्या ही सवाल है, ये क्या करूं, पढ़ाई करो और क्या करोगे। अभिलेख शास्त्र जो है, वो अभिलेख शास्त्र को लेकर के मैं आप लोगों को कल जहां से बात शुरू कर रहा था वहीं से शुरू करते हैं। अभिलेख क्या होता है, अभी आप लोगों ने देखा ही है कि 4 प्रकार के अभिलेख होते हैं। किसी भी विशेष बात को लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए जब हम कोई लेख को सुरक्षित किसी ताम्र पत्र पर या फिर किसी शिला पत्र पर, है ना, पत्थर पर खुदवा देते हैं। आप लोगों को कुछ भी पेपर पर लिखोगे तो थोड़े समय बाद, 10 साल, 15 साल, 20 साल बाद वो धुंधला पड़ने लगता है या पानी में भीग करके खराब हो जाता है। पर जो लेख ऐसे हैं लंबे समय तक सुरक्षित रखने हैं, उनको फिर हम कहीं तांबे पर खुदवा देते हैं, पत्थर पर खुदवा देते हैं, तो ऐसे कुछ विशेष अभिलेख प्राप्त होते हैं। और इन अभिलेखों का महत्व तो इसलिए है क्योंकि इनके माध्यम से ही हमें राजाओं के द्वारा क्या क्या कार्य किए गए हैं वो आज भी पता लगते हैं कि फला राजा ने फला दिन पर फला कार्य किया था। और इनको इसलिए पढ़ा जाता है ताकि, और अभी ये भाई चलो आप लोगों को पहले जितने लेख हैं पढ़ लिए गए हैं, पर उनमें से कुछ पढ़े भी नहीं गए हैं, एक तो ये भी कारण है। आप लोगों को अब क्यों पढ़ाया जा रहा है इसको, रोज नई जानकारियां मिलती हैं, रोज नई खुदाई में नया नया कुछ ना कुछ मिलता रहता है। कल फिर मुझे कुछ एक ऐसा लेख भेजा किसी ने कि इसका अनुवाद करके देखो क्या है, संस्कृत की पंक्तियां पंक्तियां आधी अधूरी थी तो लग नहीं रही थी कि क्या कहना चाह रहे हैं। पर ये रोज का काम है कि कुछ ना कुछ इसे इसमें जो है परिवर्तन होता रहता है, तो आप लोगों को इसलिए अभिलेख पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, मुझे एक बार बताना, कक्षा में जो लोग हैं, ये जो 2024 वाला प्रश्न पत्र आया था इसमें अभिलेख के प्रकार में 9 ऑप्शन भी था क्या? 7 ऑप्शन था मुझे याद है, 9 ऑप्शन भी था क्या? मुझे एक बार बताना। तो 9 ऑप्शन था तो इसका आंसर 9 लगाना, ठीक है। पर बेतुका सवाल है ये वो वाला। अभिलेखों का पाठ्यक्रम पढ़ो पहले तो, ऐसे पढ़ने से पहले जो है अभिलेख में लगा क्या है ये देख लेते हैं, क्योंकि पाठ्यक्रम से ही पढ़ना ठीक होता है। और अभिलेख में कुछ विशेष अभिलेख हैं जिनका मूल पढ़ना जरूरी है। देखो, लिपि और अभिलेख में जो है वो अशोक के अभिलेख पढ़ने हैं पहले तो। अशोक के अभिलेख भी जो है, अच्छा ये अभिलेख भी किस तरह से रहते थे, जैसे क्या होता था कि कोई एक विशेष स्तंभ खड़ा कर दिया, पत्थर खड़ा कर दिया, एक लंबा स्तंभ, तो ये जब उस स्तंभ पर छोटा छोटा कुछ लिखवा दिया वो स्तंभ अभिलेख है। या फिर कहीं कोई बड़ी गुफा है, गुफा के बाहर गुफा का निर्माण कार्य कराया, जैसे बराबर केव्स जो हैं उनका निर्माण कराते समय उन पर लिखवा दिया, ठीक है। तो 9 प्रकार का आंसर ठीक है उसका वो। तो ये जो है गुफाओं के बाहर या फिर किसी विशेष कार्य को करके वहां बाहर कोई नेम प्लेट लगवा दी है, इस तरह का ही शिलालेख होता है। शिला मैंने पत्थर, पत्थर पर लिखे लेख और स्तंभों पर लिखे लेख। तो अशोक के मुख्य रूप से जो है वो अभिलेख कहाँ मिलते हैं, इनसे प्रश्न क्या बनेगा ये देख लो पहले आप लोगों को, क्योंकि अभिलेख में तो बहुत सारी चीजें हैं। अभिलेख जो है, एक तो यहां से ये प्रश्न पूछा जाता है कि कहाँ कहाँ है ये जो शिलालेख मिल रहे हैं, इनका स्थान आप लोगों को कॉपी पर लिखना है, फला अभिलेख जो है फला जगह मिला। दूसरा प्रश्न ये बनता है कि इसकी भाषा क्या है, संस्कृत में है या किस में है, तो आप लोगों को भाषा हुआ, और लिपि क्या है, ठीक है, ये प्रश्न बनेगा। और इसके अतिरिक्त उसमें अभिलेख की
वो क्या है, अभिलेख का टेक्स्ट क्या है, टेक्स्ट भी आप लोगों को कुछ अभिलेखों का जो है नाम क्या है, टेक्स्ट की स्पेलिंग ही गलत लिख रहा हूं मैं, तो उनका टेक्स्ट भी पढ़ना है। जैसे कि कनिष्क का शासन वर्ष 3 का सारनाथ बौद्ध प्रतिमा लेख, रुद्रदामन का गिरनार शिलालेख, इनमें आई हुई पंक्तियां भी पढ़नी है। ठीक है, तो आपको ये देखना है सारे के सारे अभिलेख कहाँ हैं, किसके विषय में हैं। उस टेक्स्ट को पढ़ने का मतलब ये है कि उसमें आई हुई विषय वस्तु क्या है उसकी, ये ही पढ़ना है बस। और इसको पढ़ने के लिए आप लोग जो है, मैं आपको एक तरीका बता रहा हूं मुख्य रूप से, उस तरीके से आप लोग खुद भी पढ़ सकते हैं, मैं तो पढ़ा ही रहा हूं। अशोक के अभिलेख पढ़ने हैं तो पहले एक पुस्तक को देख लेते हैं। देखो भाई विद्यार्थियों, अभिलेख जो है ना, मैं एक पुस्तक आप लोगों को इसलिए दिखा रहा हूं, पुस्तक का नाम है अशोक के धर्मलेख। धर्मलेख क्या है अशोक के, देखो जहां जहां जो जो अभिलेख मिला है तो इन्होंने ना कुछ फोटोज लगाई हुई हैं ताकि आप लोगों को रामपुरवा से प्राप्त मौर्यकालीन स्तंभ का शिरोभाग, जिस पर एक सांड की मूर्ति खड़ी हुई है और जो आजकल नई दिल्ली के नेशनल म्यूजियम में सुरक्षित है, तो ये जो है अशोक का रामपुरवा से प्राप्त होने वाला जो मौर्य काल का स्तंभ लेख है, उसका ऊपर का भाग ऐसा है। तो जिस पर लेख लिखवाया जाता था उसको पूरा अच्छे से पहले सजाया जाता था, उस पर कलाकृति भी की जाती। देखोगे आप लोग जो है फूल पत्ती का डिजाइन भी जो है आप लोगों को मिलेगा इस पे, और फिर ऊपर एक ये वृषभ दिखा रखा है, बैल दिखा रखा है, ये सांड की मूर्ति दिखा रखी है ये। इसी तरह से जो है वो इनके बारे में बताया गया। अब देखो अशोक ने क्या किया, अशोक के अभिलेख बड़ा कंफ्यूजिंग है, एक बात समझ लोगे तो वो कंफ्यूजन दूर हो जाएगा आपको। जैसे कि अभी कोई बात कहनी है तो समाचार पत्र में छपवा देते हैं। अब समाचार पत्र जो है, अब ये अभिलेख ऐसी चीज तो है नहीं, शिलालेख ऐसी चीज तो है नहीं कि घर घर में समाचार के पत्र की तरह भिजवाएंगे इसको। इसका अभिलेख का शिलालेख का मतलब ये है कि एक ऐसी जगह खड़ा कर दें जहां से सब लोग ज्यादा से ज्यादा लोग पढ़ें। तो एक किसी प्रधान केंद्र पर इनको स्थापित कराया जाता था। परंतु जैसे अखबार भी जो है वो हर राज्य का, फिर राज्यों में जिलों के एडिशन अलग अलग होते हैं, इसी तरह से अशोक ने कोई एक बात कही, फिर उस बात की राजा आज्ञा के माध्यम से कि भाई राजा ने ऐसा कहा, राजा की तरफ से ये आज्ञा है, तो वो फिर पूरे देश में अलग अलग जगहों पर जहां प्रसिद्ध जगह हैं वहां पर उनको लगवा दिया जाता था, ताकि वो बातें फिर आगे जन सामान्य तक पहुंचाई जा सके। इतनी बात अगर आप लोगों को समझ में आ गई तो अशोक के अभिलेख समझ में आएंगे। अब एक बात बताओ मुझे, अगर मुझे आज अपना कोई संस्कृत पाठशाला का एडवर्टीजमेंट देना है मुझे तमिलनाडु में, तो तमिलनाडु में हिंदी भाषा में लिखना अधिक उचित होगा या फिर वहां की लोकल लैंग्वेज में लिखना अधिक उचित होगा? तो सीधी सी बात है भाई, जो जैसा पाठक है उस पाठक को ध्यान में रख करके वैसी भाषा उसकी रखनी होगी। तो इसी तरह से जो है वो अलग अलग भाषाओं में भी इनके अभिलेख शिलालेख मिलते हैं हमें देखने को। इतनी बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को, ठीक है। तो अशोक के जो अभिलेख हैं, एक ही लेख है लेकिन एक लेख जो है वो अलग अलग जगहों से प्राप्त होता है, लेकिन उसकी भाषा अलग है, लिपि अलग है। तो वो लिपियां अलग अलग जगहों से प्राप्त होने वाले लेखों की अलग अलग लिपियां हैं। मुझे ये बात बहुत दिन तक समझ में नहीं आई, जब मैं इसको पढ़ रहा था, कब की बात है, मैंने कहा अभिलेख जो है उसकी, उसमें जो बात कही गई है, प्रथम अभिलेख, द्वितीय अभिलेख, तीसरा अभिलेख, चौथा अभिलेख, शिलालेख, अभिलेख तो क्या शिलालेख, क्योंकि पत्थर पर लिखा है, अब जब अभिलेख पत्थर पर लिखा है तो वो शिलालेख हो गया। तो उसकी भाषा अलग क्यों है और वो अलग अलग जगह से क्यों मिल रहा है? तो अब आप लोगों को ये वाला कॉन्सेप्ट जो है वो समझ में आ गया होगा। हम इसको देखेंगे तो थोड़ा सा बस आप लोगों को इसके ना पन्ने पलटवा रहा हूं, देखो। श्री हुलशकृत अशोक के धर्म लेखों का संग्रह सन 1925 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। तब से लेकर अब तक अशोक के कई नए शिलालेख जो है वो प्रकाश में आए हैं, जिनकी सूची नीचे दी जाती है। येर्रागुड़ी का चतुर्दश शिलालेख, गुजर्रा का लघु शिलालेख, राजुक मंदगिरी का लघु शिलालेख। बहुत बहुत लो क्वालिटी की किताब है, मतलब प्रिंट में, पर थोड़ा सा आप लोगों को सिर्फ इतना दिखाना है कि इसमें से क्या काम की बात है हमारे
राजुल मंदगिरी का लघु शिलालेख, येर्रागुडी का लघु शिलालेख, गवी मठ का लघु शिलालेख, पालकी गुंडू का शिलालेख, ये कुछ नए शिलालेख 1925 में और प्रकाशित हुए हैं और पता लगा है। तो ये जो है श्री हुल्स जो है जर्मन विद्वान है, इन्होंने इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोक करके इस पर काम किया था, और इन्होंने और नए शिलालेख भी जो है वो ढूंढ के निकाले थे, जो आप लोगों ने नहीं सुने होंगे, आपके पाठ्यक्रम में नहीं है। आपके पाठ्यक्रम में तो बस यही है कि अशोक के 14 शिलालेख कहाँ मिले हैं उनको देखना है, अशोक के स्तंभ लेख कहाँ कहाँ हैं इनको देखना है। तो आपको मैं थोड़ा सा मैं आप लोगों को बता करके चलता हूँ, लघु शिलालेख कहाँ है, लघु स्तंभ लेख कहाँ है। 7 स्तंभ लेख एक अलग से हैं, गुहा लेख भी मिलते हैं कुछ इनके, गुफाओं के बाहर लिखे हुए हैं तो, या गुफाओं के अंदर लिखे हुए हैं तो वो गुहा लेख हो गए हैं। और कहीं विशेष रूप से किसी पत्थर को काट करके उस पर लिख करके लगा दिया है तो वो शिलालेख हो गया है। कहीं लंबा चौड़ा खूब जो है वो एक स्तंभ खड़ा कर दिया है तो वो स्तंभ लेख हो गया है ये। ठीक है, तो देखो आप लोग अगर देखोगे तो इनकी भाषा क्या है, बस इतना मोटा मोटा सा समझाना है आप लोगों को, ज्यादा तो कुछ नहीं। छठे अभिलेख में वो कह रहे हैं, अशोक कह रहे हैं, इनकी भाषा क्या है, राजाज्ञा है। मैं कितना ही परिश्रम करूं और कितना ही राजकार्य करूं, मुझे संतोष नहीं होता। जो कुछ परिश्रम में करता हूं वो इसलिए कि प्राणियों के प्रति जो मेरा ऋण है उससे उऋण हो जाऊं। तो राजा जो है वो अपना कर्तव्य पालन दिखा रहा है, एक छठे शिलालेख में ये पता लगता है। सब मनुष्य मेरे पुत्र हैं, मैं जिस तरह चाहता हूं कि मेरे पुत्र सब प्रकार के हित और सुख को प्राप्त करें, उसी तरह मैं चाहता हूं कि मनुष्य ऐहिक और पारलौकिक सब तरह के हित और सुख को प्राप्त करें। धौली उदयगिरी की पहाड़ियां जो हैं वहां से ये वाला है उदयगिरी की। ये कहाँ है धौली शिलालेख, बताना मुझे एक बार आप लोग। धौली शिलालेख अभी का प्रश्न आया हुआ है जो आप लोगों का 2024 का पेपर है। कहाँ है धौली शिलालेख? धौली और जौगढ़ का प्रथम जो एक शिलालेख और मिला है, ये अतिरिक्त शिलालेख है। जो 14 शिलालेख हैं वो अलग हैं। अशोक के प्रसिद्ध चतुर्दश शिलालेख जो क्रम से मिलते हैं, एक तो वो हैं, उसके अतिरिक्त कुछ और अलग अलग विषयों के शिलालेख भी मिलते हैं। तो आप लोग कंफ्यूज मत हो जाना कि भाई हमने तो ये पढ़ा था। तो ये जो है धौली जौगढ़ से ना कुछ और अलग अलग शिलालेख मिले, तो उनमें से जो है वो जो 14 शिलालेख हैं वो हैं जो सीरीज में पूरे देश में लगवाए गए थे, पूरे बृहत्तर भारत में अलग अलग जगह पर लगवाए गए थे। तो दूसरा जो है कुछ ऐसे हैं कोई कहीं विशेष रूप से वहीं लगवाया गया है, तो ये अतिरिक्त शिलालेखों में आता है धौली जौगढ़ का शिलालेख। ये जौगढ़ अलग है, धौली अलग है। मेरे राज्य में सब जगह सब संप्रदाय के लोग एक ही साथ मेल जोल से रहें, राजा ऐसा कह रहा है। लोग एक दूसरे के धर्म को ध्यान दे करके सुने और उनका आदर करें। सब संप्रदायों में धर्म के सार की वृद्धि हो। 12वें शिलालेख में ये बात मिलती है, उनकी 14 में से जो 12वां शिलालेख है। मतलब अशोक अपने बारे में जो है वो सामान्य रूप से बताते हैं। बस मैं आपको इसको आगे चल रहा हूँ, सीधा बस आप लोगों को लास्ट वाले पेज पर ले जा रहा हूँ। इस पुस्तक से मुझे जो आप लोगों को बताना था वो ये लास्ट वाला पेज है मेन। बीच बीच में एक दो जगह कहीं और भी वो हैं, फोटोज हैं कि भाई वो जो देखो, दिख रहा है। पहले थोड़ा सा ये देख लो कि जब ये वाला चिन्ह स्तंभ लेख के लिए जो है ये तिकोना सा ये मिलेगा आप लोगों को। लघु स्तंभ लेख के लिए ये बीच चारों तरफ ब्लैक मिलेगा और ये वो मिलेगा। शिलालेख के लिए ये मिलेगा केवल त्रिभुज। लघु शिलालेख के लिए रिक्त त्रिभुज मिलेगा। गुहालेख के लिए जो है, गुफालेख के लिए चक्र मिलेगा। आधुनिक नगर जो है उनके लिए यह है। तो इसमें इसको पढ़ने का यह है तरीका। अब देखो आप लोग, अशोक जो है उनका पूरा राज्य कहाँ कहाँ तक था, नेपाल में खूब काम हुआ। रुमनदेई का शिलालेख अभी हम पढ़ेंगे। रामपुरवा से जो मिला है वो हम पढ़ेंगे। और धौली जो है उसको हम लोग पढ़ेंगे। मैंने धौली पूछा था, हाँ उड़ीसा में। ठीक है, धौली जौगढ़ जो है वो अलग अलग जगह हैं लेकिन है उड़ीसा में। ठीक है, तो सांची के स्तूप जो है ये मध्य प्रदेश वाला क्षेत्र हुआ। गुजर्रा यही है। कौसुम कौशाम्बी कहते हैं उत्तर प्रदेश का स्थान है, सारनाथ है। पाटलिपुत्र जो है ये बिहार वाला क्षेत्र हुआ। और इधर नेपाल की तरफ बढ़ते चले जाएंगे तो बराबर की गुफाएं जो हैं आप लोगों को यहाँ मिलेंगी। और रुमनदेई नेपाल का क्षेत्र हुआ जो भी आप लोगों को पढ़ने को मिलेगा। गिरनार जो है वो गुजरात हुआ।
और इसमें से जो है वो टोपरा है ना, ये टोपरा जो है, टोपरा मेरे विचार में हरियाणा में है। मेरठ जो है, टोपरा एक गांव है यहाँ से। कालसी उत्तराखंड में हुआ, देहरादून के पास में है। और मेरठ जो है ये उत्तर प्रदेश में। दिल्ली में जो है वो आप लोगों को यहाँ वर्तमान में दिल्ली में रखा गया है, वो शिलालेख उनका ला, स्तंभ लेख उनका ला करके ये हुआ। मानस हेरा, अब देखो मैं इसलिए दिखाना चाह रहा हूँ आप लोगों को क्योंकि मस्तिष्क में एक बार थोड़ा सा चित्र बन जाएगा ना तो अच्छा रहेगा। अब मानस हेरा जो है ये अफगानिस्तान वाला क्षेत्र जो है, उसमें जो आरमाइक लिपि में लिखे गए जो अलग अलग वो हैं, यवनी लिपि के जो हैं, वो यहाँ है मानस हेरा का शिलालेख। और इसी तरह से जो है मानस हेरा का शिलालेख हो गया, गिरनार का ये हो गया है। सांची का स्तंभ लेख जो है ये देखना है हमें। सांची के बैरात, दिल्ली, मेरठ, टोपरा ये अलग स्थान है। कालसी वाला लेख पढ़ना है। रुम्मनदेही हो गया, रामपुरवा हो गया, सारनाथ हो गया है। और कैसा लोडिया अराराज जो है ये अलग एक अभी हम पढ़ेंगे, आपको बार बार नाम आएगा इसका। लोडिया अराराज से एक शिलालेख मिला है वो। और जोगड़ धोली हो गया। थोड़ा नीचे की तरफ देखोगे इर्रागुड़ी जो है ये स्वर्णगिरी की पहाड़ियों पर देखने को मिलेगा आपको, ये नीचे की तरफ तमिलनाडु में है ना। इर्रागिरी ये तमिलनाडु वाला क्षेत्र हुआ। केरल, बेंगलोर, सिद्धपुर, बाकी तो बस ये इर्रागुड़ी और अ, यही वाला शिलालेख हुआ। थोड़ा सा दिमाग में, मस्तिष्क में आप लोगों को ये बन गया होगा तो बस काम हो जाएगा। चलो पहले आप लोगों को वो दिखाते हैं। एक और चीज दिखानी है मुझे यहाँ से आपको, जो काम की है वो ये है कि एक स्तंभ लेख की चर्चा करेंगे हम लोग। दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख जो है, देखो शाहबाज गढ़ी का शिलालेख जो है, जो खरोष्ठी में लिखा गया है। खरोष्ठी दाईं ओर से बाईं ओर पढ़ी जाती है ये, तो ये खरोष्ठी में है। उसकी भाषा इस तरह से है। इसको क्या किया, छेनी हथौड़े से खोदा गया है। हाँ, हजरा डिस्ट्रिक्ट। अब ये देखो, एक कालसी की चट्टान पर खुदी हुई हाथी की आकृति, जिसके नीचे ब्राह्मी के क्षेत्रों में ब्राह्मी के अक्षरों में जो है गजतम लिखा हुआ है। कालसी से जो शिलालेख मिलता है तो उस पर एक हाथी पहले खुदा हुआ है और उसके नीचे जो है वो गजोत्तमः ऐसे करके लिखा हुआ है, गजतम लिखा हुआ है ब्राह्मी में। और एक ये देखो आप लोग, अशोक का जो स्तंभ है ये वाला, पहले टोपरा में था और टोपरा से ला करके फिरोज शाह कोटला ने जो है आ, उसके फिरोज शाह के जो है वो तिमंजले पर ये लगाया गया है। आपको थोड़ा सा शायद कम दिख रहा होगा ये फिरोज शाह का जो वो आ, तिमंजला मकान बना हुआ है उसके ऊपर ये ला करके लगाया गया था। बड़ा प्रसिद्ध था ये। और बाकी एक आध चीज और क्या दिखानी थी, तो बस इतना दिखाना था। बाकी तो हमारे पास जो पीपीटी में है वो समझने के लिए, एक भूमिका रूप में बनाने के लिए आप लोगों को ये दिखाना था। बाकी हम पढ़ना शुरू करते हैं। कुछ कुछ भूमिका बन गई क्या आप लोगों की, बताना मुझे। एर्नाकुडी आंध्र प्रदेश, हाँ। मुझे एक बार बताओ, कुछ कुछ थोड़ा सा मस्तिष्क में बात बनी है नहीं बनी है, तो मैं आपको पढ़ाना शुरू करता हूँ। अशोक के अभिलेख जो हैं वो अलग अलग लिपियों में बहुत सारे अभिलेख हैं। देखो अब यहाँ से जो तथ्यात्मक, ये सारी कोई सारी पीपीटी, पूरी की पूरी पीपीटी आपकी तथ्यात्मक है। और इसमें जो है अभिलेख, क्योंकि सबसे ज्यादा इसी के मिलते हैं अशोक वाले अभिलेख, तो सबसे ज्यादा इसी पर काम होता है। ब्राह्मी में है, खरोष्ठी में है, आर्मेइक में है, यूनानी लिपियों में। क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया क्यों है अलग अलग लिपियों में, एक ही अभिलेख अलग अलग लिपियों में क्यों है, क्योंकि उसे अपनी बात जहाँ के क्षेत्र विशेष में कहनी है तो वहीं की भाषा का प्रयोग करना पड़ेगा उसे, इसलिए अलग अलग लिपियों में है ये। हम्म खरोष्ठी लिपि के, इनमें से जो है ब्राह्मी लिपि में लिखे गए अभिलेखों की संख्या सबसे ज्यादा है। इस लिपि में लिखे गए अभिलेखों की संख्या 34 है। और इस एक एक अभिलेख की बहुत ज्यादा ज्यादा प्रतियां पाई गई हैं। तो ये 34 अभिलेख, क्योंकि इनकी अलग अलग प्रतियां मिलती हैं तो ये 63 पहुंच जाती है कुल संख्या। अभिलेख 34 हैं लेकिन इनकी फोटोकॉपी अलग अलग है, तो वो 63 जगह से, मतलब 63 अभिलेख जो है इनके मिलते हैं ये। खरोष्टी लिपि के अभिलेख जो है अफगानिस्तान वाले क्षेत्र में और पाकिस्तान की राज्य सीमा में हुए हैं। जो आरमाइक लिपि में लिखे गए हैं वो 4 हैं। एक तक्षशिला से,
एक लंपाक, एक कंदहार और एक लगमान से जो अभिलेख पाए जाते हैं उनकी लिपि आर्मेयिक है। पेपर का प्रश्न यही बनता है कि इन लिपियों को कैसे पढ़ा जाएगा अगला जन्म लेकर के। इस जन्म में तो संभव नहीं है, क्योंकि ये लिपियों में पढ़ने की जरूरत क्या है, उसमें कोई काम ही नहीं है। पता नहीं निशांत ये कैसे। देखो क्या है ना, बात तो ये है कि भाई अशोक ने अपना एक आदेश दिया, तो वो तो वहां की उसकी भाषा में ब्राह्मी में ही लिखा गया होगा, फिर वो अलग अलग जगह पर अलग अलग उसमें प्रसारित किया गया होगा। तो अब अशोक ने क्या किया, उस समय वो बैठ के मुंह से बोल रहा था, कोई लिख रहा था, लिखने वाले ने कौन सी भाषा में लिखा, इतना कुछ अब प्राप्त होता ही नहीं है, तो समझ में ही नहीं आएगा ये वाला। लेकिन एक अभिलेख है, ये तो सीधी सी बात है ना, जैसे मुझे कोई एडवर्टीजमेंट देना है, मुझे थोड़ी अरमेइक आती है, मुझे थोड़ी तमिल तमिल आती है। मैं तो अपना एक सामान्य संस्कृत भाषा में दे सकता हूँ, हिंदी भाषा में दे सकता हूँ, अंग्रेजी में दे सकता हूँ, बाकी वो परिवर्तित कर लेगा अपने हिसाब से। तो राजाओं के अभिलेख भी ऐसे ही होंगे कि एक अभिलेख निकाल दिया, फिर उसे वहीं अनुवादक बैठे होंगे, कर दिया होगा उन्होंने अनुवाद, ये हुआ होगा। ठीक है। एक ये प्रश्न बनता है, कंदहार का जो शिलालेख है, जो शेरकुन स्थान है, वो द्विभाषिक है। ठीक है, दो भाषाओं में है, आर्मेइक लिपि और यवन लिपि में। ठीक है, आर्मेइक लिपि में लिखा गया लेख है, यवन लिपि में भी इसको ट्रांसफर किया गया है ये। बाकी आप लोगों को सामान्य रूप से एक भाब्रू लेख मिलता है, जो पाषाण खंड पर उत्खचित पाया गया। उत्खचित माने यूं खोद खोद करके जो है वो निकालना। कुछ विद्वान इसे शिलालेख की परिधि में ही परिगणित करते हैं। मतलब ये पाषाण खंड पर भाब्रू भाषा में लिखा गया है। तो पाषाण खंड पर, जैसे आप लोगों ने अगर देखा हो कभी, राजा भोज का मंदिर देखा है किसी ने मध्य प्रदेश में? भोज नगरी, धारा नगरी जो है, राजा भोज ने जो मंदिर बनाया हुआ है अपना, हालांकि वो बस शुरू ही हुआ था, वो बहुत अधूरा है। अगर वो बनता तो भारत का दूसरा सबसे बड़ा शिवलिंग था वो पूरा नहीं हो पाया। किस कारण से पूरा नहीं हुआ? एक ऊंची चट्टान पर बना हुआ है, उससे बहुत बड़ा एक लिंग है जो शिवलिंग है, और उसका केवल गर्भगृह बना हुआ है, बाकी का मंदिर का बाहर का क्षेत्र नहीं बना हुआ है। मैं आपको कुछ समझाना चाह रहा हूँ इसलिए कह रहा हूँ। उसके बाहर जो चट्टान है, उस चट्टान पर उसका नक्शा खोदा गया है। तो क्या है कि चट्टान पर भी जैसे कोई साफ सुथरी सी चट्टान जो है दिखाई दी कि इस पर, तो वो चट्टान को, शिलालेख तो ऐसा हुआ कि पहले पत्थर को जो है वो काट पीट करके बराबर करके साफ सुथरा करके जो है उस प्लेन करके फिर उस पर खोदा गया होगा। लेकिन जो ये जो भाब्रू भाषा का शिलालेख है, ये पाषाण खंड पर ही खोदा गया है, वहीं का वहीं, उस पर कोई साफ सफाई नहीं की गई है बस। तो ये हुआ आप लोगों को। तो अब हम बात आते हैं सीधा सीधा सा। तो आकार की दृष्टि से देखोगे तो कुछ तो शिलालेख ऐसे हैं जिनमें उसने बहुत लंबी लंबी चौड़ी चौड़ी जो है अपनी बातें कही हैं, 15-15, 20-20 सेंटेंस जो हैं वो 35-36 सेंटेंस भी जो है लिखे हैं किसी शिलालेख में। तो कुछ ऐसा ही हुआ है कि आज सुबह ये काम हुआ है और अशोक ने आज ये बात कही है। तो 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन के अभिलेख भी हैं, शिलालेख भी हैं। तो जो लघु शिलालेख हैं और बृहत शिलालेख हैं, एक तो दो भागों में ये विभाजन हुआ है। फिर स्तंभ लेख भी जो है वो मुख्य स्तंभ लेख है, एक लघु स्तंभ लेख है। तो ये जो है आप लोगों को स्तंभ लेख अलग है और शिलालेख अलग है कुछ भी नहीं बात। स्तंभ पर लिखा है तो स्तंभ लेख हो गया है, शिला पर जो है वो लिखा है पत्थर पर तो वो शिलालेख हो गया है। स्तंभ भी पत्थर ही है। हाँ, एक प्रश्न और बनेगा विद्यार्थी इससे आप लोगों को। एक तो अभिलेख से क्या क्या पढ़ना है ये तो मैंने आपको बताया, पर एक चीज और पढ़नी है कि उसका पत्थर कैसा है। जिस जिस शिलालेख के बारे में हमें जानकारी मिल जाएगी, उसका पत्थर कैसा है ये भी पढ़ना है। उल्ला सिमसिम ये परेशान करता है मुझे बहुत। विषय वस्तु और पत्थर, कोई बलुआ पत्थर है या कोई कैसा पत्थर है वो लिखना है। चलो बस, बहुत भूमिका हो गई है और बहुत सब कुछ आप लोगों को बता दिया है। अशोक के जो मुख्य शिलालेख हैं वो 14 हैं। वैसे तो छोटे छोटे बहुत सारे हैं, जो अभी हमने देखा था 33 हैं, लेकिन जो मुख्य शिलालेख हैं वो हैं 14। और ये 14 के 14 शिलालेख जो हैं वो उसने सीरीज में अपने जो बातें कही हैं वो एक ही साथ उनको बनवाया गया होगा, और उनकी फोटोकॉपी जो है वो अलग अलग जगह 5 स्थानों पर लगवाई थी।
तो वो 5 स्थानों पर जो लगवाई गई थी, जैसे कि शाहबाज गढ़ी है ना, पाकिस्तान का पेशावर में जो शाहबाज गढ़ी है, वहां वहां ये अभिलेख लगवाए गए। तो उसकी लिपि खरोष्ठी है, ये महत्वपूर्ण बात है। और जो मानस हेरा अभी आप लोगों को दिखाया था पाकिस्तान में, वो हजरा और हजारा दोनों ही नाम मिलते हैं। तो ये जो है ये 3 शिलाओं पर ये लिखे गए हैं, 14 के 14 शिलालेख जो है 3 बड़ी बड़ी शिलाओं पर लिखे गए हैं। वो भी खरोष्ठी लिपि में लिखा गया है। कालसी का शिलालेख जो है वो ब्राह्मी में लिखा गया है, ठीक है। और गिरनार शिलालेख जो है वो भी ब्राह्मी में लिखे गए हैं। 150 ईस्वी रुद्रदामन, नहीं, इसके बाद जो है अशोक के बाद तो फिर रुद्रदामन का। अच्छा, इसका ना गिरनार शिलालेख की बात एक विशेष ये है, जैसे एक राजा ने, भाई अशोक ने अपनी बात कह दी, तो उसी शिला के पास में जो है या उसी शिला पर फिर दूसरे अगले राजा ने अपना शिलालेख भी खुदवाया। तो इसी तरह से जो है रुद्रदामन का शिलालेख भी मिलता है इसी गिरनार पर। रुद्रदामन का गिरनार शिलालेख जो भी आप लोगों को पढ़ना है, आपके पाठ्यक्रम में लगा हुआ है वो। तो अशोक के शिलालेख पर ही, गिरनार शिलालेख पर ही रुद्रदामन ने अपना भी शिलालेख खुदवाया है। और स्कंदगुप्त ने भी अपना शिलालेख वहीं खुदवाया है। तो ये हुआ, तो ये ब्राह्मी लिपि का हुआ आप लोगों को 4 शिलालेख, ये वो 4 जगह से जो मिलते हैं। एरगुडी आंध्र प्रदेश का जो है वो ब्राह्मी लिपि में लिखा गया 6 टीलों पर। लघु शिलालेख भी मिलते हैं हमें यहाँ पर ये। तो यहाँ जो है इन अभिलेखों के प्रथम 10 और चतुर्दश लेख उड़ीसा प्रांत के भुवनेश्वर के निकट धौली, जिसे प्राचीन काल में तोलसी भी कहते हैं, और गंजाम जिला के अंतर्गत जौगढ़ में भी जो है, वहां भी इनके पहले 10 और 14वां शिलालेख इन 2 स्थानों पर भी पाया गया है। मतलब इन 5 जगहों पर तो मिलते ही हैं, लेकिन इसके अतिरिक्त, क्योंकि 14 के 14 तो यहाँ चारों जगह, 5 जगह मिलते हैं, लेकिन पहले 10 और 14वां शिलालेख जो है वो धौली और जौगढ़ में भी प्राप्त होता है उड़ीसा के, ठीक है। और यहाँ जो 11वां 12वां और 13वां अभिलेख है, उसके स्थान पर 2 अन्य अभिलेख उत्खचित मिले हैं, जिन्हें कलिंग अभिलेख के नाम से कहा गया है। तो वो 11वां 12वां 13वां अभिलेख नहीं मिलता है, तो उसकी जगह 2 कलिंग अभिलेख जो है उड़ीसा अशोक के मिलते हैं। यहां तक आप लोगों को सामान्य बात स्पष्ट हो गई हो तो मुझे कमेंट करके बताओ। और ये विषय ऐसा है विद्यार्थियों, पेपर का प्रश्न कंफर्म है, और है भी, ये भी कंफर्म है कि पूछा क्या जाएगा, आसानी से आप लोग आंसर कर भी पाओगे अगर ठीक से समझ लिया तो। चलिए, अभिलेख हो गया है। अभिलेख को मैं आप लोगों को और इसका जो 8वां और 9वां शिलालेख है वो सोपरा में भी मिलता है। बंबई के निकट सोपरा में जो है, शूरपारक कहते थे प्राचीन काल में। बाकी 14 में से 8वां और 9वां शिलालेख बंबई के सोपरा में भी मिलता है। कंदहार से यवन लिपि में प्राप्त अभिलेख में एकादश लेख के अंतिम तथा त्रयोदश लेख के प्रारंभिक अंश मात्र प्राप्त होते हैं। इसमें पूरा नहीं मिलता है, अधूरा मिलता है कंदहार का जो है। तो ये कुल मिलाकर के आप लोगों को अभिलेखों पर काम करने वाले लोगों का के बारे में चर्चा तो कर चुके हैं हम लोग। बाकी एक पुस्तक अभी देख लो आप लोगों को, जो मैंने पढ़ाई है, ये इस पुस्तक में जो बात आई है, होश। एक तो पहले इस नाटक को बंद करो। हुल्स हुल्स इन्होंने काम किया 1900, मतलब अशोक के जो शिलालेख हैं उस पर विशेष काम इन्होंने किया। इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोक जो है, ये देख लो आप लोग, जर्मन विद्वान हुल्स हुए हैं, इन्होंने काम किया है बस। बाकी तो ये पूरा का पूरा इन्हीं लोगों का काम था। जो जेम्स प्रिंसेप आदि जो लोग हुए हैं, इन्हीं का काम था विशेष रूप से तो। और आपके पाठ्यक्रम में सिर्फ इनकी ना विशेष जानकारी है, पर हाँ, ये प्रश्न बनना चाहिए भाई, बात तो ठीक है तुम्हारी, ये वाली भी। एक बार रुको, देखें एक बार। मगध देश, मौर्य वंश, अशोक। अशोक के बाद इसमें वर्णन आ रहा है इस पुस्तक में,
अशोक का धर्म, लोकहित संबंधी कार्य, धर्म का प्रचार, अशोक की महानता, अशोक के धर्मलेख। अशोक के धर्मलेख प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं। लिपि सबकी ज़्यादातर लेपों की लिपि उनकी ब्राह्मी है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो लेख मानक सेरा और शाहबाजगढ़ी में है उनकी लिपि खरोष्ठी है, परंतु इन दो को छोड़ करके जितने लेख हैं सबकी ब्राह्मी लिपि है। खरोष्ठी पश्चिमी एशिया की एरमेइक लिपि का ही रूपांतर है और इसका प्रचार भारतवर्ष के उत्तरापथ प्रदेश में तब हुआ जब वह प्रदेश सिकंदर के आक्रमण से पूर्व 2 शताब्दियों तक फारस के एकमेनियन राजाओं के अधिकार में था। खरोष्ठी दाएं से बाएं लिखी जाती थी। खरोष्ठी कुछ शताब्दियों के बाद आप ही अपनी मृत्यु से मर गई क्योंकि वो संस्कृत या प्राकृत भाषाओं को लिखने में समर्थ न थी। हम्म, एक सेकंड बस ये देख लेते हैं। शिलाओं पर लेख, लघु शिलालेख, किसी विशेष व्यक्ति ने काम किया हो ये तो इस पर नहीं दिख रहा है। लिपि, बाकी मेन तो लिपि पढ़ने का काम था, लिपि पढ़ी गई है। पीडीएफ दे देंगे आपको, सबका ही पीडीएफ मिलेगा। अभिलेखों का खोजकर्ता तो बाकी ये तो प्रसिद्ध थे पहले से ही, इनको लिपि को पढ़ने में दिक्कत थी क्योंकि ये तो पहले से ही विद्यमान थे। अब वो देखो आप लोग, फिरोज शाह वहां से लेकर के अपने उसे टोपरा से ला करके उसने अपने भवन की छत पर लगाया था, तो ये पहले से ही थे। ऐसा लिपि के बारे में समस्या थी ना कि वो पढ़ी नहीं जा रही थी, तो उस पर काम करने वाले लोगों का प्रश्न ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो चलो विद्यार्थी, आप लोगों को पढ़ाते हैं। अशोक का गिरनार शिलालेख जो है ये हुआ। सबसे पहला गिरनार शिलालेख जो है वो पढ़ लेते हैं हम लोग। सौराष्ट्र के जूनागढ़ नगर के से 1 मील दूरी पर, प्रश्न यही पूछा गया है कई बार आप लोगों को। तो वहां जो 14 शिलालेखों का समूह मिलता है ब्राह्मी लिपि में। तो मुख्य मुख्य बातें हमने पढ़ी ली है। भाषा प्राकृत है। अच्छा, ये भी बात ध्यान में रखना, लिपि अलग चीज है। इसकी लिपि जो है वो प्राकृत है। लिपि जो है वो ब्राह्मी है और भाषा प्राकृत है। कुछ लेख, शिलालेख जो है जो संस्कृत में, वो अलग हैं, उनके बारे में चर्चा करेंगे। आपको ये भी ध्यान में रखना है लिपि कौन सी है और भाषा कौन सी है, तो दोनों बातें ध्यान में रखनी है। तो अशोक क्योंकि उस समय पर प्राकृत प्रयोग हो रही थी, वैसे ही वो बौद्ध धर्म में दीक्षित हो गया था तो प्राकृत में लिखे गए थे और फिर उनको अलग अलग लिपि में लिखवाया गया है। तो यहाँ जो है इस पर रुद्रदामन और स्कंद गुप्त के अभिलेख मिलते हैं, वो हमने देख ही लिया है। अ, अशोक के अभिलेखों को सबसे पहले पढ़ा है जेम्स प्रिंसेप ने। ठीक है, ये बात ध्यान में रखना है। और लो, एक तो ये बात आप लोगों को हुई, लेकिन वो अशोक के बारे में हुआ। मतलब ऐसा अभिलेख जो है ना, असल में इस तरह का विषय नहीं था जिस तरह का लिपि था कि भाई उस पर बात ही नहीं हो पा रही है कुछ, इस पर आराम से बात हो पा रही है। अशोक के प्रथम शिलालेख का मुख्य विषय जीवदया है, जिसमें पशु हत्या और मांस भक्षण का निषेध किया गया है। वो कह रहा है कि समाज जो है वो गलत दिशा में जा रहा है। पशुओं को जो है आज से 2 ही पशु मारे जाएंगे केवल। समाज को उचित मानते हुए समाज ने किए जाने का आदेश दिया गया है, समाज में जो नहीं करना है वो। इस शिलालेख के अनुसार अशोक के साम्राज्य में किसी भी पशु का वध नहीं किया जाएगा। अशोक ने 2 मोर और 1 मृग, वो भी निश्चित रूप से नहीं, भोजनार्थ मारने की अनुमति दी है। उस समय बहुत ज्यादा पशुओं को मारा जा रहा होगा, तो उसने कहा कि अगर तुम्हें मारना ही है भाई, खाना ही है, एकदम तो बंद नहीं कर पाया होगा अशोक, तो उसने कहा कि भाई तुम जो है वो भोजन के लिए 2 मोर और 1 मृग को ही मार सकते हो। तो यहाँ जो कह रहे हैं, मौर्य काल में समाज सामूहिक उत्सव अथवा आमोद प्रमोद का साधन था। ये सभी सामूहिक आमोद प्रमोद के साधन थे। मतलब आप लोगों को ये कह रहे हैं कि सामूहिक रूप से जो है उत्सव आदि जो है उनमें समाज, उनके लिए समाज शब्द का प्रयोग किया जाता था। देवानाम प्रियदर्शी का प्रयोग अशोक के विभिन्न अभिलेखों में अनेक बार हुआ है। देवानाम प्रिय, प्रियदर्शी ये कहा जाता था। देवानाम प्रिय का अर्थ होता है देवताओं का प्रिय, और प्रियदर्शी का अर्थ है जिसका दर्शन अच्छा माना जाता हो।
देखो ये आप लोगों को यहां से क्या करना है, देखो ये दिया हुआ है, इयम धम्मलिपि देवानाम प्रियेण। अब देखो उस पर जब वो चित्रकार जब उसको खुदाई कर रहा होगा अपनी एक छेनी हथौड़ा लेकर के, तो एक लाइन में ये लिखा, दूसरी लाइन में ये लिखा, तीसरी लाइन में ये लिखा, तो इस तरह से ये लिखा हुआ है। और इयम धम्मलिपि देवानाम प्रियेण, ये धम्मलिपि देवताओं का प्रिय जो प्रियदर्शी राजा अशोक है उसने लिखवाई है। यह न कश्चित जीव आलभ्य प्रहोतव्य, किसी भी जीव को जो है ग्रहण करके मारना नहीं है। न च समाज कर्तव्य, और ऐसा भी नहीं करना है कि उसका जो है मतलब सामूहिक रूप से उसको जो है बलि चढ़ाना हो। बहुकम ही दोषम समाजे पश्यति देवानाम प्रिय प्रियदर्शी राजा, हम लोग जो मिल करके उत्सव मनाते हैं उन उत्सवों में जो जीवों की बलि चढ़ाते हैं, तो देवानाम प्रिय प्रियदर्शी राजा जो है उसमें बहुत अधिक दोष देखता है। संति अपि एतु एके समाजा साधुमता देवानाम प्रियस्य प्रियदर्शिनः राज्य, तो कह रहे हैं कि कुछ समाजों में कुछ अच्छे लोग भी हैं, कुछ अच्छा काम भी कर रहे हैं समाजों में जो है। पुरा महानसे देवानाम प्रियस्य प्रियदर्शिनः राज्यो अनुदिवसम बहुनी प्राण सहस्राणि आलभ्यन्ते आलभ्यंता सूपार्थाय, के सूप के लिए खाने के लिए पीने के लिए जो है पहली प्राचीन काल में, अर्थात अब इस लेख को लिखने से पहले जो है रसोई में देवानाम प्रिय प्रियदर्शी राजा अशोक के प्रतिदिन बहुत सारे हजारों प्राणियों को जो है वो मारा जा रहा था। तत् अद्य यदा इयम धम्मलिपि लिखिता, जब आज ये धम्मलिपि लिखी जा रही है, त्रय एव प्राणाः आलभ्यन्ते, केवल 3 ही प्राणियों को जो है वो आप लोग ग्रहण कर सकते हो सूप के लिए, 2 मयूर 1 मृग, और वो भी मृग न ध्रुव, उसको भी मारना जरूरी नहीं है। एतेपि त्रयः प्राणाः पश्चात् न आलप्स्यन्ते, और अभी तो कुछ दिन के लिए तुम्हें छूट दे रहा हूं, फिर ये भी नहीं खाए जाएंगे। ऐसे कह करके जो है अशोक अपना ये लेख लिखवा रहा है। ठीक है, दूसरा गिरनार शिलालेख क्या कह रहा है, अब बताओ मुझे एक बार, आप लोगों को समझ में भी आ रहा है या नहीं आ रहा है? बस इतना सा है कि क्या विषय है उसका। तो पहले शिलालेख का ये वाला विषय है। दूसरे शिलालेख में क्या है, जो कि गिरनार से ही दूसरा शिलालेख मिल रहा है। गिरनार वाले शिलालेख पढ़ रहे हैं, मतलब जो वहां की गिरनार में हर जगह में थोड़ा थोड़ा अंतर भी है, कहीं कहीं थोड़ा बहुत, सब में अंतर नहीं है लेकिन किसी किसी शिलालेख में कहीं कुछ अंतर है, कुछ पंक्तियां इधर उधर हो गई हैं, तो उसका कारण कुछ भी हो सकता है। उस पर खूब चर्चा भी हुई है लोगों की, पर हमारा काम सिर्फ इतना है कि जो गिरनार में शिलालेख छपा हुआ है वो क्या लिखा हुआ है, वो काम का विषय है हमारे। ठीक है, दूसरे शिलालेख में वो साम्राज्य विस्तार पर चर्चा कर रहा है कि प्रत्यंत राज्य विदेशी राज्य एवं उनसे संबंध और अशोक के द्वारा मनुष्य और पशुओं के लिए किए गए कल्याणकारी कार्यों का पता लगता है। उसने ये भी बताया कि मेरे राज्य में जो है वो कहाँ कहाँ क्या क्या है। इस शिलालेख के आधार पर यह अनुमान लगाया जा सकता है कि जिसकी पुष्टि अशोक के अन्य अभिलेखों से होती है कि भारत में अशोक का अधिकार चोल पांड्य सत्यपुत्र केरल पुत्र ताम्रपर्णी को छोड़ करके सब जगह था। क्योंकि अब ये बात आप लोगों को ध्यान में रखनी है, एक प्रश्न बनेगा यहां से ये वाला कि अशोक के सीमावर्ती राज्यों के नाम बताओ। तो सीमावर्ती राज्यों में चोल पांड्य सत्यपुत्र केरल पुत्र ताम्रपर्णी लिख लेना आप लोग ये वाली बात। ठीक है, क्योंकि इन राज्यों को प्रत्यंत अथवा सीमावर्ती राज्य कहा गया है। अशोक ने धर्म प्रचार के लिए स्वदेश विदेश में अनेक लोकोपकारी कार्य किए, जैसे मनुष्य और पशुओं के कल्याण के लिए मार्गों पर छायादार वृक्ष लगवाना, पानी की व्यवस्था करना, कुएं खुदवाना, तो उसने ये बातें जो है वहां पर लिख करके बताई हैं। 13वां शिलालेख जो है गिरनार का जो बहुत प्रसिद्ध है, पाकिस्तान के पेशावर जिले के यूसुफजई ताल्लुक के शाहबाजगढ़ी गांव में जो मकाम नदी के तट पर स्थित है, वहां से खरोष्ठी लिपि में जो मिलता है वो है। हालांकि सब जगह है, लेकिन ये जो वहां से बिल्कुल शुद्ध रूप में जहां से मिला वो वहां से मिला। शाहबाजगढ़ी से प्राप्त 13वां शिलालेख अशोक के कलिंग विजय के उपरांत 264 ईसा पूर्व उत्कीर्ण किया गया। इस अभिलेख का मुख्य विषय है अशोक की कलिंग विजय, और विजय के परिणाम स्वरूप वो पश्चाताप कर रहा है, और प्रतिक्रिया के स्वरूप जो है वो भेरी घोष के स्थान पर धर्म घोष, और विजय के स्थान पर धर्म विजय, पराक्रम के स्थान पर धर्म पराक्रम की ओर जो है वो उन्मुख हो रहा है, ऐसा बताया गया है। ये बहुत बड़ी घटना है ये वाली। ठीक,
कलिंग विजय अशोक के जीवन की महत्वपूर्ण घटना है। शासन के 13 तथा राज्याभिषेक के 8 वर्ष के पश्चात अशोक ने कलिंग की विजय की थी। और दूसरे लेख में उत्कीर्ण है कि धर्म साधु है, पर धर्म क्या है? अल्प पाप बहु कल्याण। दयादान और शौच अशोक के धार्मिक नियम सार्वदेशिक, सार्वजनिक और सार्वकालिक है। ये सब बातें जो है उसमें लिखी हुई हैं। धर्म को लेकर के वो बात कर रहा है। धर्म विजय के संबंध में अशोक का विचार था कि धर्म विजय ही वास्तविक विजय है, तो ये उसने अपने अभिलेख में बताया है। एक जो 7वां गिरनार शिलालेख है, एक बात ध्यान में रखना, जो यहां से जो शाहबाज गढ़ी वाला होगा, जो उसकी भाषा होगी खरोष्ठी, बस इतना ध्यान रखना, बाकी तो सब उसके ही है। 7वां गिरनार शिलालेख जो है वो ब्राह्मी लिपि में उत्कीर्ण अशोक का 7म स्तंभ लेख, केवल देहली टोपरा स्तंभ पर ही प्राप्त होता है। ये स्तंभ आजकल दिल्ली के फिरोज शाह कोटला में है। तुगलक वंश के शासक फिरोज शाह द्वारा ये अंबाला जिले में टोपरा गांव, ठीक है, तो वहां से दिल्ली लाया गया था, इसलिए दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख कहा जाता है। यह अभिलेख अशोक के राज्याभिषेक के 27वें वर्ष में लिखवाया गया था और अभिलेख का विषय है अशोक द्वारा धर्म प्रचार का सिंहावलोकन, के वो कैसे वो देख रहा है। अभिलेख से पता लगता है कि अशोक ने प्रजा में धर्म संबंधी वृद्धि के लिए धर्मोपदेश दिए, विभिन्न धर्मानुशासनों के पालन की आज्ञा प्रसारित की। धर्म प्रसारण के लिए उसने कुछ पुरुषों की नियुक्ति भी की थी, ये पता लगता है इसमें से। कुछ विशेष बस इतना है कि बाकी तो सब जगह वो धर्म प्रचार के लिए ही काम कर रहा है, लेकिन बस इन अभिलेखों से ये पता लगता है कि कौन सा अभिलेख कहाँ से लाया गया, उसकी क्या भाषा है, ठीक है। बाकी तो इसमें कुछ ऐसा विशेष नहीं है, पढ़ लीजिएगा। बाकी तो आप लोग जो स्तंभ लेखों पर थोड़ी सी चर्चा करें, तो स्तंभ लेखों में जो अभी है 7वां जो वहां का है अशोक का 7म गिरनार शिलालेख है, वो एक बड़े स्तंभ पर भी लिखा गया है, तो इसलिए स्तंभ लेख में भी आता है। तो पहला तो दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख है, हल्के गुलाबी रंग के बलुए पत्थर पर उत्खचित है, बस ये ध्यान रखना बलुआ पत्थर पर है ये वाला। ये जो स्तंभ लेख है ये बलुए पत्थर का स्तंभ है ये वाला, इसलिए इसको शम्से सिराज कहते हैं कि ये टोबरा, टोपेरा, तोहेरा कुछ भी नाम जो है वो पहले मिल रहे हैं। वहां का कोई गांव था, वो उस गांव से जो है वो फिराज शाह तुगलक जो है इसको 42 पहियों की गाड़ी पर दिल्ली लाया था और फिरोज शाह के तिमत जिले के कोटले के अहाते में खड़ा किया गया था। तो वहां जो है उसके घर के ऊपर खड़ा किया गया था ये। इसको भीमसेन की लाट भी कहते हैं, फिरोज शाह की लाट भी कहते हैं, सुनहरी लाट भी कहते हैं, क्योंकि बलुआ पत्थर जो है वो स्वर्ण की तरह से दिखता है। दिल्ली शिवालिक लाट भी कहते हैं, तो ये सामान्य बात हो गई है। दिल्ली मेरठ स्तंभ लेख जो है वो फिरोज शाह तुगलक जो है वो मेरठ से दिल्ली लेकर के आया था ये, और 18वीं शताब्दी के आरंभ में बारूद खाने में आग लग जाने के कारण ये स्तंभ 5 टुकड़ों में बिखर गया था। बाद में जो है ब्रिटिश शासनकाल में इनको फिर जोड़ करके एक रूप प्रदान किया। दिल्ली विश्वविद्यालय के समीप जीतगढ़ नाम के स्थान पर यह खड़ा किया गया है। इसका एक भाग आज भी ब्रिटिश संग्रहालय में सुरक्षित है। सामान्य ये बात हुई है। प्रयाग स्तंभ लेख जो है ये प्रयाग के किले में स्थापित है। इस अभिलेख को भीमसेन की गदा भी कहा जाता है। ये अभिलेख 85 फुट ऊंचे एक वृत्ताकार अखंड बालुक आश्म है ना, बालुक पत्थर पर जो है, बलुआ पत्थर जिसे बोलते हैं आप लोग, ठीक, ये भी बलुआ पत्थर पर है और ये भी बलुआ पत्थर पर है। विद्वानों का अनुमान है कि यह अभिलेख मूल रूप से कौशाम्बी में था और उनकी मान्यता का आधार है कौशाम्बी के महामात्रों को अशोक द्वारा दिया गया आदेश। तो ये एक अभिलेख हुआ। इसको ही मुसलमान शासक जो है यमुना के रास्ते से इसे जो है कौशाम्बी से इलाहाबाद ले गया, प्रयाग ले गया और वहां जाकर के इसको रखा गया। इस अभिलेख को कैप्टन ए ट्रायर ने सबसे पहले जो है प्रकाशित किया। इसके नाम नहीं पूछे जाएंगे, जरूरत नहीं है, वैसे बन गए सामान्य सही है। बस अभिलेखों का इतना जानकारी होना चाहिए कि कौन सा अभिलेख कहाँ है, भाषा क्या है, उसका विषय क्या है, और उसके जैसे उपनाम है। इसे भीमसेन की गदा भी कह रहे हैं और वो जो है भीमसेन की लाट कह रहे हैं दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख को। तो यही सामान्य जानकारियां हैं, बाकी तो
एग्जामिनर ये चाहता है, आप लोगों के पाठ्यक्रम में ये विषय इसलिए लगाया गया है कि आप लोगों को अभिलेखों की तरफ थोड़ा सा रुझान बढ़े, और कोई विशेष बात ऐसी नहीं है। ठीक है, चलो। लौरिया अरेराज स्तंभ बिहार के चंपारण जिले के रधिया गांव के निकट से प्राप्त हुआ। अरेराज नामक स्थल पर अपने मूल रूप में आज भी ये खड़ा हुआ है। लौरिया नंदनगढ़ स्तंभ अपने मूल रूप में चंपारण जिले के मठिया गांव के पास में है। तो चंपारण जिले में हुआ ये। बिहार के चंपारण जिले में ही रामपुरवा नामक स्थान से भी एक स्तंभ लेख मिला है, जिसे रामपुरवा स्तंभ लेख कहा जाता है, रामपुरवा स्तंभ लेख कहा जाता है। इसे कार्लाइल जो है वो प्रकाश में लाए थे, बाकी तो कुछ भी नहीं है। तो अशोक के अभिलेखों में से यही प्रमुख अभिलेख थे जिनके बारे में हमने चर्चा की है। ठीक है भाई, बाकी आप लोगों को प्रश्न कराने ही है। आज भाषा विज्ञान के प्रश्न मैं यूट्यूब पर कराऊंगा, तो जुड़ जाइएगा। और आप लोगों को कुछ ऐसा भी मिलेगा जो नहीं पढ़ा या नया होगा कुछ आप लोगों के लिए, मैं प्रयास करूंगा। मैं देख रहा था जो 2019-20 के प्रश्न हैं वो भी ऐसे हैं कि काफी कुछ जानने को मिलेगा आप लोगों को। ठीक है, चलो अगला प्रश्न आप लोगों को बनता है खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख से। खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख जो है उड़ीसा में है, भुवनेश्वर के पास ही है, उदयगिरी की पहाड़ियों पर है। और ब्राह्मी लिपि में लिखित इस अभिलेख की भाषा संस्कृत से प्रभावित रही है। प्राकृत में है पर संस्कृत से प्रभावित रही है। अभिलेख का विषय खारवेल जो राजा था वहां का, उसका प्रारंभिक जीवन और राज्यारोहण के पश्चात 43 वर्षीय शासन में उसने जो जो किए हैं, जो विजयाभियान है उसका, और जो लोक मांगलिक कार्य है वो सब प्रस्तुत करना था। तो खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख जो है वो उड़ीसा में है, उड़ीसा की उदयगिरी पहाड़ियों पर है। सबकी भाषा बता दी है, ब्राह्मी लिपि में ही तो है सारे के सारे। भाषा सबकी प्राकृत है। भाषा जो अभी तक आप लोगों को अशोक के अभिलेख पढ़ाए हैं उनकी भाषा प्राकृत है। अशोक की भाषा प्राकृत थी, वो लिखा गया जरूर लिपियों में अलग अलग स्थान पर। भाषा सबकी प्राकृत है ये। ठीक है, और खारवेल की भाषा भी प्राकृत है, थोड़ा संस्कृत से प्रभावित है, और ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है ये वाला। और जैन धर्मावलंबी है अशोक जो है। इसमें पहले अरहतों सिद्धों को प्रणाम किया गया है। पेपर का प्रश्न पता है क्या बना है? मैं दिखाता हूं आप लोगों को पेपर का प्रश्न क्या बना है। एक सेकेंड रुको। खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख, कनिष्क रुद्रनामन का गिरनार शिलालेख, और समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति, विष्णु धर्मन, पुलकेशिन द्वितीय, इससे बना होगा फिर वो प्रश्न। रुम्मनदेई स्कंदगुप्त। हम्म। भगवान जिनेन्द्र जो है ना, फिर ये इससे बना है, अगले वाले उससे ही। इससे प्रश्न नहीं बना होगा फिर वो, क्योंकि जो प्रश्न बना है वो मेरी पीपीटी में है। इससे प्रश्न बना होगा, जयति भगवान जिनेन्द्रो वीतराज वीत जरा मरण जन्मनो। मुझे कुछ ऐसा ध्यान आ रहा है कि वो अ, भगवान मतलब पंक्ति दे के पूछा है कि किसका शिलालेख है ये। चलो खारवेल के बारे में पढ़ लेते हैं। खारवेल के विषय में जो है उसने अपने 13 वर्षों का वर्णन किया है। या आप लोग पढ़ पाओगे इसको, इसमें कुछ ऐसा विषय है नहीं। पेपर्स के सारे प्रश्न हो जाएंगे, उसका तो कुछ कहने की बात ही नहीं है, प्रश्न तो कराना ही है मुझे। तो उसने जो है अपने अपने वर्षों में जो है वो क्या क्या काम किया है, ये आप लोगों को जरूर पढ़ लेना है।
और इसमें से कोई बात है ये वाली, उत्तरापथ के राजाओं पर आक्रमण करके मगध वासियों को भयभीत किया, हाथी घोड़ों को गंगा का पानी पिलाया। 12वें वर्ष में 11वें वर्ष में जो है उसने पिथुंड नगर को जीता, और 10वें वर्ष में जो है उसने उत्तरी भारत पर विजय अभियान चलाया। 48 लाख मुद्राओं के व्यय से महाविजय नामक प्रासाद का निर्माण कराया 9वें वर्ष में। 12वें वर्ष में जो है उसने उत्तरापथ के राजाओं पर आक्रमण किया। 13वें वर्ष में उसने कुमारी पर्वत पर जैन अरहतों के विश्राम के लिए गुफाएं बनवाई और उन्हें चिन्हांशुक वस्त्र भी प्रदान किए। हाथी गुम्फा अभिलेख की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि उसमें खारवेल के शासन की घटनाओं का क्रमबद्ध विवरण प्रस्तुत किया गया है और उससे हमें इतिहास को जानने का पूरा पता लगता है। प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व खारवेल का समय रहा है। क्या आप अपना बुक बिल भाई संभल नहीं रहा, अभी तो जो काम चाह रहा हूँ जैसे चाह रहा हूँ। पहले प्लान ये है कि पूरे भारत में मतलब एक तो यूजीसी नेट के सारे पेपर, पूरे भारत में होने वाले अलग अलग स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट हैं, जैसे कर्नाटक है, बंगाल है, महाराष्ट्र है, और भी जहाँ जहाँ सेट होता है उन सब के पेपर, फिर असिस्टेंट प्रोफेसर के पेपर जो जितने 20-25 सालों में जहाँ जहाँ हुए हैं, सारे पेपर जब टाइप हो जाएंगे फिर उन पेपर को टॉपिक वाइज डिस्ट्रीब्यूट करके क्या प्रश्न बना है वो सारा का सारा कंटेंट जब बन जाएगा उसके बाद बुक पर विचार करेंगे, उससे पहले तो नहीं करेंगे। मतलब एक पूरा का पूरा जो है वो ऑथेंटिक सारा का सारा डेटा आ जाए तब करेंगे, और ये लंबा चौड़ा कार्यक्रम है। अभी तो कोई ऐसा सूरज कुमार जी बुक को लेकर के ना अभी पर्याप्त सामग्री बन नहीं पाई है जैसा मैं चाह रहा हूँ। यूं ही उल्टी सीधी किताब छाप के क्या ही फायदा, बहुत किताबें हैं, किताब छापूंगा पर उसके लिए ना लंबा चौड़ा हिसाब किताब है। 3 लोग जो हैं मेरे साथ अभी तक काम कर चुके हैं और तीनों भाग गए हैं क्योंकि परिश्रम नहीं करना चाहते हैं। अच्छे पैसे वैसे का भी सब कुछ कर रहा था, लेकिन काम करना सबको अच्छा नहीं लगता। पहले एक लड़की ने कॉल करके मुझे कहा सर मैं आपके साथ काम करना चाहती हूँ। मैंने कहा ठीक है बढ़िया है जी। मैंने कहा ये प्लान है। सर प्लान तो बहुत अच्छा है। तो ठीक है जी काम करते हैं। सारा का सारा मेरे पास जितना टाइप हुआ मटेरियल था वो भेज दिया। मैंने कहा इसको ऐसे ऐसे व्यवस्थित करना है, तो वो व्यवस्थित होने से पहले ही कि जी मैं नहीं कर पाऊंगी। फिर दूसरा कोई बंदा आया, अब तीसरा बंदा जो है पता चला वो भी कल कुछ कह रहा है। तो लंबा चौड़ा हिसाब किताब है और काम करने में जो है वो समय लगेगा। ठीक है, टीम चाहिए और टीम बनाने के लिए जो है वो अभी बन नहीं पा रही है बात। दूसरा ये यूजीसी नेट ने मुझे टाइम दिया हुआ होता ना तो मैं कुछ बहुत अच्छा कर जाता। इसने अभी टाइम नहीं दिया बिल्कुल भी, एकदम बैक टू बैक वो हो गया। 1 महीना का समय चाहिए बिल्कुल निश्चिंत होकर के। कनिष्क का सारनाथ अभिलेख ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है। ये संस्कृत भाषा है, इसकी ये विशेषता है। कनिष्क का जो है ये बोधिसत्व की प्रतिमा और उसकी एक यष्टि पर है। बोधिसत्व की कोई प्रतिमा बनी हुई है, उसकी एक यष्टि दिखाई गई है, उस पर ये बनाया गया है। वर्तमान में सारनाथ में सुरक्षित है। ये कनिष्क के शासन के 3रे वर्ष का उल्लेख है ये। ठीक है, मतलब कनिष्क का शासन तो जो ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी का है, यह प्रथम शताब्दी ईस्वी का टाइम है, तो उसके 3रे वर्ष का उल्लेख कर रहा है ये। सर्वप्रथम फोगेल महोदय ने प्रकाशित किया था ये। बाद में दिनेश चंद्र सरकार महोदय ने इसकी विवेचन प्रस्तुत किया। और ये अभिलेख भिक्षु बल के द्वारा तीर्थ यात्री के रूप में लाया गया था। उनका ये कथन है कि महाक्षत्रप खरपल्लान और क्षत्रप वनस्पर, महाक्षत्रप खरपल्लान और क्षत्रप वनस्पर का उल्लेख लेख में मूर्ति और छत्र को स्थापित करने वाले सहयोगी के रूप में किया गया है। इन 2 लोगों ने जो है इसको बनाया है ना। खरपल्लान और वनस्पर जो है इन 2 लोगों ने इसको बनाया है, ऐसा चित्रकार के रूप में जो है इनका नाम मिलता है। चित्रकार मतलब बनवाने वालों के रूप में, चित्रकार के रूप में तो नहीं। बस इतना आप लोगों को पता लगता है। इसकी भाषा संस्कृत है। तारनाथ अभिलेख की भाषा संस्कृत है, ब्राह्मी लिपि है। बस इतना आप लोगों को काम की बात है। यहाँ से रुद्रदामन का गिरनार शिलालेख जो है वो जूनागढ़ में आप लोगों को बताया ही था कि उस पर अशोक के अभिलेख पर ही ये उत्खचित है, और ये संस्कृत भाषा में है। और संस्कृत अभिलेखों में सबसे ज्यादा प्राचीन यही लेख माना जाता है। इस अभिलेख की तिथि 72 ईस्वी है।
72 लिखा हुआ है, जैसे कुछ विद्वान जो है वो शक संवत मानते हैं। और रुद्रदामन कम से कम 140 ईस्वी तक राज्य कर रहा था जरूर। रुद्रदामन महाक्षत्रप स्वामी चष्टन का पौत्र, राजा क्षत्रप जयदामन का पुत्र था। चष्टन का पौत्र था, ये काम की बात है। जयदामन का पुत्र था। चष्टन की महाक्षत्रप और स्वामी दो उपाधियां थी, उसकी महानता और स्वतंत्रता की द्योतक है ये। अभिलेख में चष्टन के पुत्र जयदामन के लिए क्षत्रप उपाधि का प्रयोग हुआ है। बस एक बार ये ध्यान रखना कि रुद्रदामन के पिता का नाम जयदामन और उसके पिता का नाम चष्टन, मतलब दादा का नाम चष्टन था। 12वीं पंक्ति में यौधेयों और दक्षिणापथपति सातकर्णी का उल्लेख हुआ है। देखो इसमें मैंने लिखा भी है, रुद्रदामन ने दक्षिणी पूर्वी पंजाब में निवास करने वाले योधेयों को बुरी तरह से पराजित किया था। पेपर का प्रश्न बन चुका है। योधेयों को इन्होंने जो है वो पराजित किया है, ये बात ध्यान में रखना। और रुद्रदामन ने दक्षिणापथ के राजा सातकर्णी की 2 बार खुली लड़ाई में उनको पराजित किया है। ठीक, रुद्रदामन को भ्रष्ट राज प्रतिष्ठापक कहा गया है, अर्थात जो लोग भ्रष्ट हो गए हैं उनके राज्य को, जिनका राज्य भ्रष्ट हो चुका था, उनसे छीना जा चुका था। भ्रष्ट का मतलब यहाँ पर है जिनका राज्य जिनसे छीन लिया गया था, उनको उनका राज्य वापस लौटाया है रुद्रदामन ने। ऐसा ये राजा था, तो भ्रष्ट राज का प्रतिष्ठापक था ये। रुद्रदामन के व्यक्तित्व और शासन संबंध पर भी प्रकाश डालता है। आदर्शों का आदर्शवादी राजा था। तो इसने सुदर्शन झील का उद्धार कराया था, ये महत्वपूर्ण बात है। और इस सुदर्शन झील के उद्धार वाला प्रश्न जो है वो आप लोगों को पूछा ही गया है जून 2024 के पेपर में, जून 2023 के पेपर में। इस झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के प्रांतीय शासक ने इस प्रदेश में बांध बनाकर सिंचाई करने के लिए कराया था। अशोक के राज्यकाल में यूनानी शासक तुषास्प ने इस झील पर बहुत सारी जो है वो नहरें निकलवाई थी, ये सब बताया गया है। तो ये झील जो है अगर आप लोग देखोगे, इदम तटाकम सुदर्शनम गिरिनगरादपि समन्तात मृत्यु कपोल विस्तार आयाम उच्छ्रय निसंधिबद्ध दृढ़ सर्वपालिकत्वात् पवर्त। कुछ कुछ जो है भाषा इसकी बड़ी अजीब सी है, कहीं कुछ छूटा हुआ है, कहीं कुछ उल्टा सीधा लिखा हुआ है। तो कुल मिलाकर के आप लोगों को पंक्ति बस इस तरह से दी हुई थी, इदम तड़ाकम सुदर्शनम गिरिनगरादपि समन्तात। ये जो है किसके कहाँ कौन से अभिलेख से लिया गया है या किससे संबद्ध है इसका? रुद्रदामन का गिरनार शिलालेख है। तो ये जो सुंदर तालाब का जीर्णोद्धार कराया था इन्होंने, और तालाब के बारे में क्या क्या बातें पता लगती है, इसका हिंदी अर्थ पढ़ा रहा हूं, आप लोगों को समझ में आ जाएगा, है ना। इसका संस्कृत अनुवाद यह है कि ये इदम तटाकम सुदर्शनम गिरिनगरात अविदूरम मृत्तिका उपल विस्तार आयाम उच्छ्रय निसंदिबद्ध दृढ़ सर्वपालिकत्वात् पर्वतपाद प्रतिस्पर्धी सुश्लिष्ट बंधम अभिजातेन अकृत्रिमेन सेतुबंधेन उपपन्नम सुप्रतिविहित प्रणाली परिवाह मीढ़ विधानम चतुस्कंध आदि भी अनुग्रही महति उपचय वर्तते। तो यहाँ जो है ये कह रहे हैं कि ये गिरिनगर से जो बहुत दूर नहीं है, ये तालाब जो गिरिनगर के निकट मिट्टी और पत्थरों की चौड़ी लंबी और ऊंची बिना जोड़ के बंधी हुई सभी दृढ़ पंक्तियों वाला होने के कारण पर्वत के चरणों की प्रतिस्पर्धा करने वाला है। अर्थात जो इतना सुदृढ़ है कि जैसा पर्वत का आधार जो है वो सुदृढ़ होता है, ऐसा ये तालाब जो है वो बनाया गया है। तो तालाब का वर्णन है इसमें, और उसमें फिर उसके पिता का नाम भी है, राज्य महाक्षत्रपस्य सुगृहित नामनः स्वामी चष्टन पौत्रस्य राज्य क्षत्रपस्य जयदाम्नः पुत्रस्य राज्य महाक्षत्रपस्य गुरु भी अभ्यस्त नामनः रुद्रदाम्नः वर्षे द्विसप्ततमी वर्षे द्विसप्ततितमे 72 मार्गशीर्ष बहुल प्रतिपादायाम। तो ऐसे ऐसे टाइम पर जो है रुद्रदामन के जो है वो 72वें वर्ष में जो है इसको ये नदी तल से इसका उद्घाटन किया गया था, ऐसा लिखा हुआ है। और उसने 72वें वर्ष में जो है उसको मार्गशीर्ष मास की कृष्ण प्रतिपदा को वर्षा को छोड़ने वाले मेघ के द्वारा पृथ्वी को मानो एक समुद्र बना दिए जाने पर ऊर्जयत पर्वत से सुवर्ण सिकता और पलाशिनी आदि नदियों के बहुत अधिक बड़े हुए वेगों के बांध को अनुरूप प्रतिकार किए जाने पर भी प्रलय सदृश परम घोर वेग वाले वायु के द्वारा आलोड़ित जल से उखाड़े तथा जर्जर किए कलेवर वाला
बिखरे हुए पत्थरों, वृक्षों, झाड़ियों और लता प्रतानों वाला नदी के तलभाग तक उखाड़ दिया गया था। मतलब ये जो है पहले इसको तोड़ दिया गया था। सुवर्ण, सिक्ता और पलाशिनी नदियों का पानी इतना ज्यादा आया था, और बादलों का इतना ज्यादा पानी जो है इसमें आकर के गिरा कि ये तालाब जो है वो तोड़ दिया गया था। फिर इसको तोड़ करके दोबारा बनाया था कुल मिला करके। एक ये पंक्ति आई हुई है शायद, नहीं दिसंबर में ये पंक्ति आई हुई है ना, जून 2023 में ये वाली पंक्ति है शायद, वो नहीं है, ये वाली पंक्ति है। चत्वारि हस्तशतानि विंशत् उत्तराणि आयतनेन एतावन्ति एवं विस्तीर्णेन पंचसप्तति हस्त अनवगाढ़ेन भेदेन निःसृत सर्वतोयम मरुधवन कल्पम अतिभृशम दूरदर्शनम आसीत। के भाई ये जो है 400 हाथ लंबा और इतना ही चौड़ा 75 हाथ गहरा कटाव के कारण निकले हुए सारे जल वाला ये सुदर्शन तालाब मरुस्थल के समान अत्यंत दूरदर्शन हो गया था, ये पूछा गया है। हाँ, तो ये पूछा गया है कि भाई ये 400 हाथ चौड़ा था, 75 हाथ गहरा था, है ना, खूब बड़ा था। और इससे जब मिट्टी निकली तो मतलब मरुस्थल के समान सूख गया था, फिर इसकी मिट्टी निकाल करके इसको बनाया गया है। बस ये पेपर में प्रश्न पंक्तियां पूछते हैं, एक बार इसको पढ़ लीजिएगा आप लोग जो है, बस इसमें इतना ही वर्णन है। फिर आगे जो है वो इस विषय में महाक्षत्रप के मति सचिव और कर्म सचिवों के द्वारा अमात्य गुणों से युक्त होते हुए भी दरार के बहुत बड़ी होने के कारण उत्साहहीनता से विमुख मति वाले परित्यक्त पुनर्निर्माण के प्रयत्न वाला ये बांध सेतु के पुनः बंधने के प्रति निराशा से प्रजाओं में हाहाकार मच जाने पर यहाँ शासन में नगर निवासियों और जनपद के लोगों के अनुग्रह के लिए राजा के द्वारा समस्त आनर्त और सुराष्ट्र के पालन के लिए नियुक्त किए हुए पल्लव जातीय कुलैप के पुत्र अमात्य सुविशाख के द्वारा समुचित रूप से अर्थ, धर्म और व्यवहार की देखरेख के कारण अनुराग को बढ़ाने वाले, शक्ति संपन्न, जितेंद्रिय, चंचलता रहित, निरभिमानी, उत्तम आचरण वाले, कर्तव्यच्युत न होने वाले, भली प्रकार शासन करने वाले, स्वामी के धर्म, कीर्ति, यश को बढ़ाने वाले इस अमात्य सुविशाख के द्वारा ये तालाब बनवाया गया। तो उसका जो मेन वो था जिसकी देख रेख में ये सब कार्य हुआ है, वो सुविशाख अमात्य था, जिसने इस सब में राजा के कहने पर ये सब काम किया प्रजाओं की भलाई के लिए। ठीक है, कुल मिलाकर के आप लोगों को जो है वो यहाँ से महत्वपूर्ण बातें थी वो हो गई है। बस इसने शातकर्णी को पराजित किया था, योधेयों को भी पराजित किया था, नहीं योधेयों के साथ उसके संबंध का ज्ञान होता है, शातकर्णी को पराजित किया था इसने, ये बात पता लगती है यहाँ से। बस एक बार आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है विद्यार्थियों, मुझे एक बार कमेंट करके बताओ। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर आप लोगों को कल इसको प्रश्न सहित करा दूंगा कल, बाकी बचा हुआ आप चाहो तो एक बार पढ़ के आना। समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति जो है वो कहाँ लिखा हुआ है, क्या उसका विषय है, एक बार ये पढ़ के आना। इतने जो काम का विषय है सारा का सारा इसमें लिखा हुआ है। बाकी मैं आप लोगों को कल 2015 से लेकर के 23 तक के 24 तक के सारे प्रश्न जो हैं वो अभिलेख वाले करा दूंगा। मुझे एक बार आप लोग जो है फटाफट से कमेंट करके बताओ कि पढ़ के आओगे या नहीं। बाकी कुछ ऐसा लगेगा कि इसमें और बढ़ाने वाला विषय है वो मैं बढ़ा दूंगा। कल की कक्षा में हमारा ये प्रश्न सहित विषय लिपि अभिलेख विषय पूरा हो जाएगा। भाषा विज्ञान के प्रश्न आज रात्रि को दोपहर को आज रात्रि 9 बजे जो है वो आप लोग यूट्यूब पर देखना। अभी कौन सी बुक रिकमेंड करते हैं मूल पाठ के लिए? भाई मैं मूल ही पढ़ा रहा हूँ, और तो क्या ही, मतलब पुस्तकें हर विषय की अलग अलग है। ज़्यादातर सबसे बढ़िया पुस्तकें होती है मोतीलाल बनारसी दास की। मोतीलाल बनारसी दास की किताबें जो हैं बहुत संक्षिप्त और विद्यार्थियों के अनुकूल होती है। इसके बाद क्या पढ़ना है हमें विद्यार्थियों, बताना एक बार जरा निशांत। हमें इसके बाद क्या पढ़ना है? लिपि अभिलेख हो गया है। इसके बाद पहले इसके प्रश्न कराऊं, याज्ञवल्क्य स्मृति, मनुस्मृति, अर्थशास्त्र के प्रश्न करा दूं? बताओ। लिपि अभिलेख होने के बाद मेरे ख्याल में ये निपट जाएगा तुम्हारा।
2 दिन लगेंगे इसके प्रश्न होने में भी? बताओ जल्दी, उसी हिसाब से फिर तैयारी करेंगे। लेकिन एक थॉट ये है कि 2015 से आज तक के जो है ना सारे प्रश्न हो जाएं उस विषय के, जो विषय कर रहा हूं। लिपि अभिलेख के प्रश्न हो जाएंगे कल। फिर उसके बाद दो इस सप्ताह में जो है ये वाली यूनिट पूरी निपट जाएगी। महाभारत पुराण के प्रश्न भी करा देता हूँ। ये झमेला यही निपट जाएगा इन 2 यूनिट का। तो 4 यूनिट हमारी ऊपर की और 2 यूनिट हमारी ये वाली, 6 यूनिट हमारी इस सप्ताह में पूरी हो जानी चाहिए। नहीं, काव्य प्रकाश से पहले एक सही ये रहेगा। अनुराग, एक बात बताओ मुझे, वैसे तो नोटिफिकेशन जाता है, पर चलो किसी को नोटिफिकेशन नहीं गया, जो भी कारण रहा हो मुझे नहीं पता। क्योंकि नोटिफिकेशन मेरे फ़ोन में भी ना ये एप्लीकेशन वो लॉगिन है, और 2 फ़ोन हैं। श्रीमती जी का फ़ोन है, मैं चेक करता हूँ कई बार जो है सब में नोटिफिकेशन जाते हैं। और अगर नोटिफिकेशन नहीं भी गया, क्लास का टाइम फिक्स है, 3:30 बजे है, और पहले से क्लास लगी हुई भी दिखती है। मैंने सुबह क्लास ऐड करी होंगी, कल भी ऐड करी थी, उनका भी मैसेज आता है। देखो एक फ़र्क आता है अनुराग, मैं आपको बता रहा हूँ। क्लास जो है ना, मैं जब शुरू करता हूँ यहाँ से, तो वो जो 30 सेकंड का गैप होता है, उस टाइम ऐसा होता होगा कि किसी को क्लास नहीं दिखती होगी। हाँ, निशान दर्शन के प्रश्न ही कर पाएंगे, पढ़ा तो पाएंगे नहीं भाई, उसको लंबा चौड़ा हिसाब किताब है। अब आपको काव्य प्रकाश पढ़ा देंगे पर हमेशा। अनुराग कारण क्या है, बाकी लोगों का भी बताओ मुझे एक बार। जो समस्या अनुराग की है वो और लोगों की भी है क्या? क्लास जो है, क्योंकि मैं जैसे ही यहाँ से शुरू करता हूँ मुझे एकदम 4-5 लोग जुड़े हुए दिख जाते हैं। फिर मुझे पता लग जाता है कि हाँ ठीक है, शुरू हो गया है। तो ऐसा मुझे बताओ कि क्लास नहीं दिखती क्या बाकी लोगों को भी? क्लास को लेके इशू क्या क्या है मुझे बता दो, ताकि मैं अगर एक तो ये हुआ कि भाई किसी एक व्यक्ति के साथ इशू आ रहा है, एक ये है कि सबके साथ ये आ रहा है। सब बताओ, किसे क्लास ठीक दिख रही है, किसे क्लास नहीं दिख रही है। और जिसे नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है ना, उसे नोटिफिकेशन ऑन करना पड़ेगा जब आप कोई एप्लीकेशन डाउनलोड करते हो। देखो मैं दिखा रहा हूँ आपको। नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है, इसमें आपकी गलती है। मैं गलती मतलब आपने उसको वो नहीं किया है। देखो मैं आपको दिखाता हूँ। एप्लीकेशन में जा सेटिंग में जा करके, एप्लीकेशन में सेटिंग में नोटिफिकेशन ना आने के पीछे आपका कारण है। देखो, किसी भी फ़ोन की सेटिंग में जाओगे आप लोग जो है वो, फिर ऐप 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 ऐप्स में जाओगे। ऐप्स में जा करके सारे ऑल ऐप मैनेजमेंट में चले जाते हैं। सबसे नीचे हमारी जो एप्लीकेशन है संस्कृत पाठशाला, जहाँ भी होगी उसे क्लिक करेंगे। संस्कृत पाठशाला, यहाँ क्यों नहीं दिख रहा भाई ये? अच्छा, ST संस्कृत पाठशाला, ये रहा। इसे यहाँ से जा करके जो है इसके नोटिफिकेशन अलाउ कर दीजिए, मैनेज नोटिफिकेशन पर जा करके अलाउ कर दीजिए। अगर आप लोगों ने अलाउ नहीं किया हुआ है फिर आपको नोटिफिकेशन नहीं आएगा, और अलाउ कर दिया है तो नोटिफिकेशन आएगा। ये कारण है नोटिफिकेशन ना आने का, जिसे नोटिफिकेशन नहीं आ रहे हैं। तो जब जानते हैं तो फिर एक्टिवेट क्यों नहीं हो रखा भाई, नोटिफिकेशन फिर क्यों नहीं आ रहा है? देखो, अगर मेरी तरफ से नोटिफिकेशन को लेकर के कोई समस्या हो तो किसी को भी नहीं जाएगा। हाँ, एंड्रॉय उस पर नहीं जा रहा है, iOS पे नोटिफिकेशन नहीं जा रहा है। एप्पल वाले फ़ोन पे नोटिफिकेशन नहीं जा रहा है, बाकी में जा रहा है, एंड्रॉयड पे जा रहा है। उस पे क्यों नहीं जा रहा है, वो कह रहे हैं कि हम इस पे कर रहे हैं काम। iOS पर कुछ
होगा उनका, क्या रहेगा कंपनी वालों का। साजिदा को नोटिफिकेशन आ रहा है। दिन में 5 बार आता है अलग अलग। दिनेश जी कह रहे हैं। हाँ, मैं आजकल नोटिफिकेशन भेज रहा हूँ। मैं एक साथ शेड्यूल करके छोड़ देता हूँ जो मुझे, जैसे वो 1100 वाला भेज जा रहा है अभी आजकल नोटिफिकेशन आपको। क्या समाधान करें अनुराग, अब आपका बताओ। भाई जब सबको आ रहा है तो आपकी तरफ से एक बार वो अपनी सेटिंग चेक कर लो। ठीक है। फिर क्लास भी दिखने लगेगी आपको। ना हो तो मुझे बताना, अलग से मैसेज कर देना फिर आप, जो व्हाट्सएप पे नंबर है उस पर, ताकि मैं आपकी प्रॉब्लम जो है वो भेज दूँ अलग से। चलिए ठीक है। हाँ, एंड्रॉइड पे तो आता ही नहीं है उसके, आईओएस पे तो आता ही नहीं है। निशांत को जरूरत नहीं है। चलिए विद्यार्थियों, नमस्ते। हाँ, 3:30 बजे ज्वाइन कर लो, खत्म कहानी। नमस्ते।